नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड में धामी सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जीतने से पहले जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, मुख्यमंत्री धामी ने उसे अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि धामी सरकार का ये मकसद है कि उत्तराखंड का विकास हो, जनता जनार्दन की समस्याएं दूर की जाएं और सूबे में कोई परेशान न हो। इन सब बातों को पूरा करने के लिए धाकड़ धामी की धमक शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर ऑफिस पहुंचे और ऑफिस टाइम में पूर्ण मनोयोग से काम करें। समय पर कार्यालय न आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। जन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। जनता एवं जनप्रतिनिधियों के फोन अवश्य रिसीव किए जाएं। यदि किसी वजह से फोन रिसीव नहीं कर पाते हैं तो कॉल बैक जरूर करें। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 में करारी हार के सदमे में जूझ रही कांग्रेस में अंदर खाने एक नया घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस में बड़ी तेजी से चर्चा है कि चुनाव के लिए बजट में काफी घालमेल किया गया है। चुनाव प्रचार के लिए आए धन को कुछ पदाधिकारियों ने खुद ही रख लिया। पिछले एक हफ्ते से राजीव भवन में हर पदाधिकारी की जुबान पर यही चर्चा है और यह बात दीगर है कि अभी कोई खुलकर नहीं बोल रहे हैं। सूत्रों की माने तो मामला बढ़ने पर एक पदाधिकारी द्वारा 20 लाख से ज्यादा रुपए वापस लौटाने की बात भी सामने आ रही है। निवर्तमान गढ़वाल मंडल प्रवक्ता गरिमा महरा दसौनी ने भी चर्चाओं की पुष्टि की है। दसौनी ने कहा है कि कई लोगों ने उनसे इस पर चर्चा की। सोशल मीडिया पर यह विशेष तौर पर छाया हुआ मुद्दा है। यह बेहद गंभीर विषय है। हाईकमान को इसका संज्ञान लेते हुए जांच करानी चाहिए। सोशल मीडिया पर बहुत ज़ोरों से चर्चा है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का, क्योंकि बहुत ही मनोबल इस समय गिरा हुआ है, तो ऐसे में ये चर्चाएं मेरे संज्ञान में भी आई। तो इसका फैसला अब हाईकमान को करना है कि इसका पटाक्षेप किस तरह से किया जाए, इसकी जांच की जाए या इसको प्रकरण को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। लेकिन प्रकरण अब तूल पकड़ता जा रहा है। चाणक्य ने कहा है कि जिस राज्य का मुखिया ईमानदार हो उस राज्य की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे ही हमारे मोदी जी हैं और मोदी जी के ही पद चिन्हों पे चल रहे हैं हमारे धामी जी, जिन्होंने अधिकारियों को साफ साफ मीटिंग के दौरान कह दिया कि बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ीरो टॉलरेंस पे सरकार चलाने की उन्होंने जो ठान ली है, मन बना लिया है, तो उन्होंने साथ कह दिया कि सड़कों पुलों पे और जहाँ पर भी कोई काम, जो टाइम लिमिट दे दी गई है काम करने की, उस पे काम पूरा होना सुनिश्चित करें और साथ ही उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस में, जहाँ पर कहते हैं कि जो चुनाव का बजट था उसमें भी घपला कर दिया इन लोगों ने, कि इन्होंने तो कहा है कि ठीक है 20 लाख रुपए हम वापस करेंगे। खैर ये इनके अंदर की बात है, अंदरूनी बातें हैं, उसमें हमको कोई परहेज नहीं उससे और ना कोई हमें परेशानी है। लेकिन कांग्रेस को ये चीज़ें सोचनी चाहिए, एक मंथन ज़रूर करना चाहिए कि कहाँ जा रही है उनकी पार्टी, और उनकी अपनी पार्टी को संभालने के लिए उनके शीर्ष नेतृत्व को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही अनुशासन भी कोई चीज़ होती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी अनुशासन को अगर तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती, चाहे वो कितने ही ऊंचे पद पे क्यों ना हो। इसी तरह कांग्रेस को भी कुछ भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। और तो उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे ले जाना है और जिन उम्मीद और जिन आकांक्षाओं, जिन विश्वास के साथ उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दी है और एक बार दोबारा इतिहास दर्ज करते हुए उत्तराखंड की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को रिपीट करने का काम किया है उत्तराखंड की जनता, उसी जनता के उसी विश्वास को धामी सरकार अब बिल्कुल सार्थक और सिद्ध करती हुई नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सत्यवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश शक्ति त्रिखा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सूरज सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सूरज सिंह नेगी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज चैनल पर। सत्यवीर चौहान जी, सबसे पहले आपके रुख कर लेते हैं।
ये निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से कल ही कि न चैन से सोएंगे और न चैन से सोने देंगे अधिकारियों को। निर्देश दिए गए हैं और अक्सर देखा गया है, ये मुझे लगता है कि आप भी बखूबी जानते होंगे कि पहले की सरकारों ने भी ऐसे ही निर्देश देते नजर आए हैं मुख्यमंत्री, लेकिन बावजूद उसके अधिकारियों में कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आता है। वो केवल उत्तराखंड का मामला नहीं है, अन्य राज्यों का भी अगर हम जिक्र कर लें तो वहां भी यही हाल देखने को मिलता है। जब निर्देश दिए जाते हैं उस दौरान चर्चाएं होती हैं और निर्देशदाता सुर्खियों में रहता है। अच्छी पहल है, करना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ हफ्तों बाद या उसी एक हफ्ते बाद अधिकारियों के ढुलमुल रवैये वापस जैसे के तैसे आ जाते हैं और वो जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो ढाक के पात तीन हो जाते हैं। मतलब अधिकारी हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। आप कह रहे हैं कि फोन उठाइए और अगर फोन नहीं उठा पाते हैं किसी कारणवश तो आप कॉल बैक करिए। आप कितना आश्वस्त हैं कि मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा दिए गए इन निर्देशों को सख्ती से अमली जामा पहनाने का काम किया जाएगा उत्तराखंड में? सत्यवीर जी, आपने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न है कि भाई कितना अगले 5 सालों में आप कार्य करोगे। देखो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव में जो वादे किए थे उसके अनुसार हम आगे बढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा कि भाई इनके जब 5 जनवरी को सफाई कर्मचारी जिनको पर्यावरण मित्र बोलते हैं, उनके पूर्व अध्यक्ष आए थे कि भाई इनके 3 कैटेगरी में सफाई कर्मचारी काम करते हैं। आएंगे, सवाल आप समझ नहीं पाए। सवाल ये नहीं है, आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी पहला सवाल जो हमारा ये है कि जो निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी समय से दफ्तर पहुंचे, कोई भी अधिकारी अपने आप को विशेष न समझे। अगर 10 बजे समय है तो 9:59 पर वो दफ्तर पहुंच जाए और उसके बाद अगर वो उनको कोई जनप्रतिनिधि या जनता जनार्दन कोई भी कॉल करता है तो वो स्वयं उठाएं, और अगर नहीं उठा पाते किसी कारणवश तो कॉल बैक करके जाने कि आखिर किस वजह से उन्हें कॉल की गई है। इसको लेकर के कितना आश्वस्त है कि अमली जामा पहनाया जाएगा, इस पर अमल किया जाएगा? ये उनकी ड्यूटी है सरकारी कर्मचारियों की, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे वो सेल टैक्स का कर्मचारी हो, चाहे कहीं किसी भी विभाग का कर्मचारी हो। उसकी ड्यूटी है कि भाई जो निर्देश दिए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति बाहर से काम कराने आ रहा है उसके कामों को समय पर निपटारा करना ही होगा। ये और मुख्यमंत्री जी ने कड़े शब्दों में कहा है, अगर मुझ तक आता है तो एक्शन लेने में हम डरेंगे नहीं। हमारे लिए जनता की सेवा करना ही मात्र एक उद्देश्य है। उत्तराखंड की जनता के सरोकारों को हम किस प्रकार से साध सकते हैं, उत्तराखंड का नाम किस प्रकार से एक अच्छे सुशासन के नाम में जाना जाए, हम अपने उस दिशा में बढ़ चुके हैं। उसका एक ताजा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी गए हैं, दिल्ली गए हैं। हम जब दिल्ली जाते हैं तो कुछ ना कुछ उत्तराखंड के लेके आते हैं आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। आपने देखा होगा जो पिछले मद में जो पैसा बच गया था उसका 162 करोड़ रिलीज हुआ है। ये उत्तराखंड के जनमानस के सरोकार में काम आने वाला है। हम तो उत्तराखंड के हित में जो भी कार्य करने होंगे उस ओर बढ़ चुके हैं। चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, जिस प्रकार उत्तराखंड पर्यटन के लिए विश्व विख्यात है, एक से एक स्थल यहाँ पर है जो कि विश्व में सबसे अच्छे माने जाते हैं। और सरकारी कर्मचारियों को जो निर्देश दिए जाएंगे उनको मानना होगा। और ठीक है, अच्छी बात है। उम्मीद भी यही करते हैं कि जो निर्देश दिए गए हैं अधिकारी उसका सख्ती से पालन करें और मुख्य सचिव को ये दायित्व सौंपा गया है कि वो सभी अधिकारियों को निर्देशित करें और उसके बाद केवल निर्देशित ही नहीं करें बल्कि उस पर अमल करवाने का काम भी किया जाए। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अधिकारियों को अब इस बात को समझ जाना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं, जो मुख्य सचिव की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, वो निर्देशों का पालन उन्हें करना ही चाहिए, क्योंकि वो जनता के लिए ही बैठे हैं वहां पर, जिस कुर्सी में बैठे हुए हैं, जनता की सेवा के लिए। लेकिन उनका जो एटीट्यूड होता है वो देखने वाला होता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह भी होगी
कि ये निर्देश कितना अमल में ये लोग ला पाते हैं। सूरज सिंह जी, आपके यहाँ तो एक अलग ही राग छिड़ी पड़ी है भाई। अभी तक तो नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष, किस कुर्सी पर कौन बैठेगा, और अब तो एक नया मोड़ आ गया, नया ट्विस्ट आ गया कि जो फंड आया था चुनाव के दरमियान उसमें बड़ा घालमेल किया गया है। सूरज सिंह जी, चलिए सूरज सिंह जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। त्रिखा जी का रुख करते हैं। त्रिखा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? त्रिखा जी, देखिए, जो मैंने एक चीज कही कि केवल उत्तराखंड ही नहीं, हाँ, हमने जो देखा है कि कहीं भी किसी भी राज्य में जब सरकार बनती है, नई नई सरकार आती है, तो उसके बाद इस तरीके के एक्शन लिए जाते हैं, देखने को मिले हैं। ये निर्देश, वो निर्देश, इधर पलट दिया, उधर उलट दिया, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या लगता है कि वास्तव में उत्तराखंड में भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी जी ने ये निर्देश दिए हैं, अधिकारी क्या इसका पालन करते नजर आएंगे क्या वास्तव में? ये क्या निर्देश जमीनी स्तर पर, धरातल पर उतर पाएंगे क्या? योगेश जी, आप भी क्या भाई साहब? और हम भी देख रहे हैं। आपको याद होगा जब एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी आईएएस अधिकारी को ब्यूरोक्रेट के ऊपर बड़ी सख्ती से पेश आते थे, सख्ती से काम कराते थे और होते भी थे। क्यों होते थे? क्योंकि उन्हें मालूम था कि एनडी तिवारी जी का वजूद क्या है और एनडी तिवारी जी का एक्शन क्या है। नंबर 2, जैसे कि धामी जी ने अभी ब्यूरोक्रेट पर ये आदेश दिए कि वो टाइम से आए और प्रतिनिधियों के और जन प्रतिनिधियों की और नागरिकों की बातें सुने, टेलीफोन सुने। भाई डियर, सिर्फ इनसे ये पूछिए अपने चौहान जी से, क्या तो बेचारे बाहर से आते हैं, पहाड़ से आते हैं बेचारे, जो मुख्यमंत्री को या किसी सेक्रेटरी को मिलने के लिए वो गेट के पास के लिए भी घंटों 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है उसको। जब उसको गेट के पास मिलता है अंदर जाने के लिए या सेक्रेटरी साहब बुलाते हैं तो सेक्रेटरी साहब उस वक्त अपने कमरे से नादारित होते हैं। आईएएस अधिकारी वहाँ मिलता ही नहीं है। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मुझे क्या जवाब देना, मुझे तो जानकारी नहीं है, पूछेगा क्या मुझसे। तो ये चीजें जो पब्लिक को भ्रमित करने के लिए धामी जी ने ये जो ऑर्डर निकाला, ये सिर्फ पब्लिक को भ्रमित करने के लिए निकाला। इसका पालन जो होना है ये आगे 8 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा कि इसका पालन ये अधिकारी लोग कितना करते हैं। यहाँ तक कि ये तो अधिकारियों की बात करते हैं, यहाँ तक कि धामी जी के जो अपने मदान साहब है जो है जिन्होंने रखे हुए गवर्नमेंट के, इनको कम से कम मैंने पिछली बार 20 बार फोन किया होगा कि धामी जी से मेरा टाइम निकाल दीजिए। शोबत में ऑन बेड नहीं था, मैं फील्ड में था। लेकिन मकान साहब ने एक बार भी मेरा टाइम फिक्स नहीं कराया धामी जी से मिलने के लिए, क्योंकि जबकि मैंने उनको ये भी कहा था कि धामी जी को मैं तुषारी जी के टाइम से जानता हूँ और मेरे अच्छे दोस्त हैं। मेरी बेटी की शादी में 2010 में आए भी थे, लेकिन मदान साहब के कान में अटकू नहीं रहती। तो ऐसे अधिकारी जो है इनके पास, वो आईएएस अधिकारी जो है वो इनकी बात क्यों मानेंगे? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकर है, वो मुख्यमंत्री के नौकर नहीं है। वो अपने हिसाब से आएंगे, अपने हिसाब से जाएंगे। उनको किसी भी मंत्री का या किसी भी चीफ मिनिस्टर का कोई डर नहीं है। वो आईएएस वो सीधा पैक आईएएस अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता। ये कल मेरी बात हुई थी जब इन्होंने प्रोग्राम अपना फिक्स किया कि आएंगे और जाएंगे, टाइम से आएंगे, सबकी बात सुनेंगे। तो मैंने एक आईएएस अधिकारी से बात की, उसने क्लियर कहा कि यार 2-4 दिन की बात है, फिर देखेंगे क्या होता है। हमें क्या कर रही है, सत्यान कर नहीं सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद बैठे हुए। दरअसल इन्हें जो खौफ होता है, वो जो डर था, वो जानते हैं कि भाई एक जगह से हमें दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, हमारी नौकरी नहीं ले सकते हैं, सरकार हमारी नौकरी नहीं ले सकती है, हमें अपनी सीट पर बैठना ही है, बस जगह बदल सकती है। आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और रुख करेंगे सीधा सत्यवीर चौहान जी का। सत्यवीर जी, अभी आपने सुना कि त्रिखा जी ने उदाहरण के साथ अपनी बात कही कि कल भी उनसे किसी अधिकारी से बात हुई, वो भी यही मान रहे हैं कि भाई 2-4 दिन की बात है, ये आदेश जारी हुआ है, निर्देश जारी हुए हैं, 2-4 दिन देखते हैं और उसके बाद फिर जैसे का तैसा, जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। बदलेगा क्या? स्थितियां तो वही हैं, केवल बयान दे दिए गए, निर्देश जारी कर दिए गए, चर्चाएं हो रही हैं अब इस पर। सत्यवीर जी, सत्यवीर जी आवाज आ रही है आपको? नहीं मिल रही है। सूरज सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? सूरज सिंह जी, आपकी यहाँ तो एक अलग ही भाई राग छिड़ी हुई है। आपके यहाँ अभी तक तो कुर्सी पर बैठने की जंग छिड़ी थी कि कौन किस कुर्सी पर विराजमान होगा, खेमे वाइज आवाज उठ रही थी। और अब तो नई राग ये आ गया कि जो चुनाव के दरमियान बजट आया, उस बजट का बंदरबाट किया गया, खूब लूट घसोट की गई भाई आपके यहाँ तो। और पार्टी में ही अब जो है इसके लिए आवाज उठ रही है कि ये गलत हुआ जो हुआ। देखिए, जहाँ तक अभी पहले तो मैं जो मुख्यमंत्री जी ने विभागों के अधिकारियों को, मुख्य सचिव को जो निर्देश दिए हैं, तो ये अमित जी ने दूसरे कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में तो खैर वो बहुत जल्दबाजी में थे। अरे सूरज सिंह जी, हम आपकी बात पूछ रहे हैं भाई, धामी जी की बात हम उनसे पूछ लिए हैं, उसके बाद आपसे भी पूछ लेंगे, सत्यवीर जी से पूछ लें। हम पहले आपकी बात पूछे, पहले आप अपनी बात बताइए। सरकार है उत्तराखंड में, निश्चित तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो हावी है। अफसरशाही जो कार्य। सूरज सिंह जी, फिर से सवाल हम बोल रहे हैं, आपको सवाल शायद सुनाई नहीं दिया या समझ नहीं पाए। आप पहले बताइए, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी कि नहीं क्लियर? मैं आ रहा हूँ, उसी सवाल पे आ रहा हूँ। पहले मैं आपकी बात को इधर से पूरा कर दूँ। तो ये उत्तराखंड में अफसरशाही है, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में कार्यक्षमता का अभाव दिखाई देता है। और ये अभाव निश्चित तौर पर जनता को जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, त्वरित गति से कार्य होना चाहिए, मितव्ययता के साथ कार्य होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसलिए अधिकारियों को जो है के प्रति जवाबदेही बनाया जाना निश्चित तौर पे जरूरी है। और ये पहल की है, अगर इस पहल पर निरंतर कार्य हो तो ये मतलब स्वागत योग्य कदम होगा। रही कांग्रेस की बात, अभी आपके द्वारा जो है जो अभी बताया जा रहा है कि इस प्रकार का कोई है, तो इस प्रकार की अगर कोई घटना है, अभी सार्वजनिक तौर पर तो नहीं हुई है, अगर इस प्रकार से कहीं पर आवाज उठती है तो वो निश्चित तौर से जो है जांच का विषय है। और पार्टी हाईकमान को उस पर जांच करके जो है ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए अगर इस तरीके का कुछ हुआ है। अरे आपकी प्रवक्ता गरिमा जी हैं, पार्टी की प्रवक्ता हैं गरिमा दसौनी जी, उन्होंने खुद स्वीकारा है, वो भी यही कह रहे हैं कि जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और अंदर खाने से जो खबरें सामने निकल कर के आ रही हैं, वहाँ पर तो शायद आपके कोई नेता जी हैं, वो 20 लाख से ज़्यादा पैसे रिफंड करने की भी बात कर रहे हैं पार्टी में। भाई चलिए ठीक है, हमने खाया है, तो यानी अगर वो 20 लाख से ज़्यादा पैसे वापस कर रहे हो तो कितना अंदर किया होगा ये तो आप समझ सकते हैं। और ऐसे कितने नेता होंगे। और आप कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों की बात आप उठाएंगे, जब आप अपनी ही पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं, दीमक की तरह खा रहे हैं आप लोग, तो भाई देश और प्रदेश के लिए क्या सोचेंगे? जो व्यक्ति अपने घर का नहीं हो सकता, जहां से उसकी रोजी रोटी चल रही हो, जिसके लिए वो रात दिन काम करता हो। पांडे जी, मेरे संज्ञान में कोई ऐसा मामला नहीं है। और अगर कोई ये मामला है तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। और हाईकमान जो है, अगर ऐसा मामला कोई होगा तो निश्चित तौर पर उसकी जांच की जाएगी। कौन नेता है जो 20 लाख रुपए वापस करने की बात कर रहे हैं, ये मेरे संज्ञान में अभी तक कुछ नहीं। चलिए ठीक है, संज्ञान में नहीं है, लेकिन चर्चाएं हो रही हैं। और आपकी प्रवक्ता जो मैंने जिक्र किया गरिमा दसौनी जी ने भी इस बात को स्वीकारा है। और सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है सूरज जी, और आपके प्रदेश कार्यालय में भी इन बातों को लेकर के कार्यकर्ताओं की दबी जुबां
पर सुनने को मिलता है ये चर्चाएं, क्योंकि अभी तक कोई खुल करके बोलने के लिए सामने नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से किस नेता का नाम ले। तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस अंतरकलह से और अंतर्द्वंद से घिरी हुई है, उसको कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देना चाहिए केंद्रीय नेतृत्व को। और जिस अंतरकलह की वजह से वो आज हाशिए पर जाती हुई नजर आ रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है कांग्रेस को, मुझे लगता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। सीधे रुख करेंगे सत्यवीर चौहान जी का। सत्यवीर चौहान जी, त्रिखा जी, देखिए आपने सुना कि उदाहरण के साथ उन्होंने जिक्र किया कि उनसे किसी अधिकारी से बात हुई है और अधिकारी ने किस तरीके से समझाने की कोशिश की। 2-4 दिन का मामला है बस, ये जो निर्देश दिए गए हैं 2-4 दिन इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद जस के तस जैसा चल रहा था वैसा ही आगे भी चलता रहेगा। ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए, यानी ये अक्सर ये निर्देश दिए जाते हैं। देखो, कोई भी अधिकारी हो अफसर से पालन करेगा निर्देशों का, और उसको करना पड़ेगा। या तो उसको कार्य करना पड़ेगा या उसको छुट्टी लेनी पड़ेगी। हमें तो हमारा तो स्पष्ट निर्देश है, उत्तराखंड के हित में सबको कार्य करना हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे समाज सेवी हो, हर कोई उत्तराखंड के। और दूसरा, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, अब मैं उस पर उनका अंदरूनी मामलों से बोलना नहीं चाहूंगा। इनका इतिहास ही रहा है कि भाई जिनकी नींव ही भ्रष्टाचार से शुरू हुई है वो, और उनकी प्रवक्ता बोल रही है, वो हम पे कह रहे हैं कि भाई हमारे शासन काल में अधिकारी लोग काम नहीं करेंगे। हमारे पिछले अगर इस तरह के वाक्य होते तो जिस प्रकार से आपने यहाँ पर कार्य देखा, जब केंद्र सरकार यहाँ बजट भेजा करती थी और कांग्रेस का शासन होता था, और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इतने आरोप लगते थे भ्रष्टाचार के कि यहाँ की आर्थिक गति और यहाँ के प्रगति के सारे कार्य रुक जाते थे और जनता हाहाकार मचाने के लिए तैयार हो जाती थी। अब आप देखिए, हमने जब डबल इंजन सरकार का नाम दिया पिछले 5 सालों, आपने देखा होगा कि 4 धाम किस प्रकार से ऑल वेदर रोड से जुड़े हैं। और आज आप देख रहे होंगे उन ऑल वेदर रोडों का व्याख्यान भारत ही नहीं कर रहा है, विश्व से जो पर्यटक आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि आज उत्तराखंड किस प्रगति के पैमाने को छू रहा है। और जिस प्रकार की रोडें विश्व में हो, विश्व के बड़े बड़े देशों में होती है, उस प्रकार की रोडें आज उत्तराखंड के अंदर बन रही है। आपने देखा होगा कि उन रोडों के किनारे आजकल रेस्टोरेंट ढाबा खुल रहे हैं। उत्तराखंड के मूल निवासी, यहाँ का नौजवान उसने खोले हैं, वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी खुद तो हो रहा है, 4 लोगों को और काम दे रहा है, और राज्य सरकार के प्रति और राज्य के प्रति जो उसकी ड्यूटी है उसको भी निभा रहा है। हम तो उस ओर बढ़ चुके हैं। और दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे पिछले 5 साल में आपने देखा हो जिस प्रकार यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य हुए, हमने 3 मेडिकल कॉलेज दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सैटेलाइट एम्स दिया। हमारे तो हर एक नेता कार्य करने में लगा है और अधिकारियों को भी लगातार निर्देश दे रहा है कि उसकी गतिविधियां केवल राज्य के हित के अनुरूप होनी चाहिए। अगर किसी तरह की का कहीं से भी आपको किसी तरह का कार्य आता है, चाहे शासन चाहे सरकार की तरफ से आता है, समाज सेवा की तरफ से आता है, या किसी दूसरे दल से अच्छे काम के लिए आता है, तो उसको आपको करना होगा। हर बार ये नहीं होगा कि जैसे कांग्रेस के शासन में होता था कि यहाँ से फाइल वहां जाती थी, यहाँ से फाइल वहां जाती थी। हमारे स्पष्ट मुख्यमंत्री जी के और मंत्रियों के स्पष्ट निर्देश है, आपको कार्य करना होगा, अन्यथा घर जाके छुट्टी लेनी होगी, आपको नौकरी से आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसलिए हम तो जिससे अगर कहीं से दूसरा सुझाव भी आता है, हम उस पर अमली जामा पहनाने को बिल्कुल तैयार है। हमें उत्तराखंड के सरोकारों से जिस प्रकार से हमें जनता ने ये प्रचंड बहुमत दिया है, वो हमारे लिए एक चुनौती है कि उनके आशाओं और आकांक्षाओं को किस प्रकार से पूर्ण किया जाए। अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को किस प्रकार से सरकारी योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से मिल सके, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, चाहे वो सरकार केंद्र सरकार से आ रही हो। जिस प्रकार हमने बीड़ा उठाया है कि प्रत्येक घर तक स्वास्थ्य की अगर कोई दिक्कत होती है उसको पूर्ण लाभ मिलना चाहिए। अटल आयुष्मान के अंतर्गत आज अनेक अस्पताल जुड़ चुके हैं, जिससे कि आज जिस प्रकार पहले दिक्कतें उत्पन्न होती थी, गरीब के घर में उसको या तो अपनी जमीन गिरवी पे रखनी पड़ती थी या उसे अपने घर के जेवरात वगैरह रखने पड़ते थे। मगर आज की डेट में इन सब चीजों से सबको मुक्ति मिल गई है और आज वह सब आर्थिक मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। हम तो कार्य के और बढ़ चुके हैं और जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो उत्तराखंड की प्रगति के लिए उत्तरदायी है और उत्तराखंड की जनता के लिए भी उत्तरदायी है।
बिल्कुल ठीक बात, उत्तरदायी हैं और इन्हें पूरी ईमानदारी के साथ काम करने की भी ज़रूरत है। त्रिखा जी, ये त्रिखा जी, चुनाव के दरमियान भी राजनाथ सिंह ने एक शब्द कहा था धामी साहब के लिए कि धामी साहब फायर भी हैं। दरअसल उसी दरमियान एक फिल्म भी आई थी और उसमें यह डायलॉग जो है बहुत चर्चित हुआ था, और जब नतीजे आए उसके बाद भी जो है इस शब्द का प्रयोग राजनाथ जी ने किया पुष्कर सिंह धामी के लिए। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद धामी साहब का जो एक्शन नजर आ रहा है, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उससे कहा जा सकता है कि ये शब्द उन पर ठीक बैठता है क्या? और दूसरा ये कि उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल पिछले कार्यकाल को ना देखा जाए, अधिकारी पिछले कार्यकाल को हमारे ना देखें, क्योंकि पिछली बार हमें समय कम मिला था और इस बार हमारे पास समय ही समय है। तो इस बात के जरिए अधिकारियों में भी एक डर बिठाने की कोशिश की गई है कि अगर इस बार अधिकारी लापरवाही करते हैं, बरतते हैं, तो उन पर कोई मुरव्वत नहीं की जाएगी, सख्त फैसला लिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। त्रिखा जी, आगे जो है विजय राष्ट्रीय है, बड़ा अच्छा काम काज करेगा। इसके अंदर मैं दो राय नहीं है मेरी कि वो गांधी जो है यंग आदमी है, यंग होने के साथ साथ खाली युवा अच्छे युवाओं के साथ भी उनकी कोई मुलाकात है, बुरे लोगों को भी वो देखते हैं, समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। अगर उन्होंने ये कदम ब्यूरोक्रेट पे उठाया है तो ये उनका सक्सेसफुल हो जाता है तो ये बहुत बड़ा वंडर होगा, खासकर हिंदुस्तान के लिए और उत्तराखंड के लिए, क्योंकि IAS अधिकारी ने कभी आज तक किसी को कुछ समझा नहीं और किसी की बात मानी नहीं, चाहे वो धामी जी हो, चाहे वो कुशारी जी हो, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो। आपको याद होगा कि जिस वक्त नित्यानंद स्वामी जी थे उस वक्त भी बात को लागू किया गया था, लेकिन वो भी टैटाफिस हुआ, कुछ भी नहीं। केवल की राणा जी ने भी सेक्रेटरी साहब के कमरे में जाके बड़ा हंगामा किया और उसका नाम खवाजा भी राणा जी को ही भुगतना पड़ा, सेक्रेटरी को नहीं भुगतना पड़ा। और उन्होंने जैसा कि अभी चौहान जी ने कहा बड़े जोर शोर से कि अब ये करेंगे वो करेंगे, बात अच्छी है, जनता के हित के लिए जो ये काम करेंगे वो जनता के लिए अच्छी है और जनता के लिए अच्छी होने के साथ इनके लिए भी अच्छी है। अब ये कह रहे इनके पास पूरा 5 साल का कार्यकाल है, अच्छी बात है, पूरा 5 साल का कार्यकाल धामी जी के पास है तो उसके लिए हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन अभी उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, अभी इलेक्शन लड़ने के लिए जो काम कर रहे हैं ये ब्यूरोक्रेट इनसे कहीं पर ये नाराज भी होगा, कहीं पर गुस्सा भी करेंगे और कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेंगे ये ब्यूरोक्रेट। आपने देखा होगा कि जितने भी इलेक्शन आज तक हुए हैं, जितने भी इलेक्शनों के रिजल्ट आए हैं, ये ब्यूरोक्रेट के ऊपर ही होते हैं। अभी आप यूपी के बाद उठा लीजिए, यूपी के अंदर 142 ट्रक पकड़े गए जिनके अंदर EVM की मशीनें थी। उसके बाद DM ये कहता है, कमिश्नर ये कहता है कि हमें तो ऊपर से देखते हैं वही काम करेंगे जो हमें है। ब्यूरोक्रेट तो ये जवाब देकर चला जाता, चुप रहता, जनता की बात कौन सुन रहा है? जनता की बात तो ये इसलिए सुनते हैं कि ताकि हमारे लिए कुछ हो जाए। लेकिन मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है गांधी जी ने जो कदम उठाया है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहला मैं इंसान होऊंगा कि मैं अपने मंच पे गांधी जी को उत्तराखंड का हिंदुस्तान का रत्न घोषित करूंगा। बाकी तो ये भाजपा वाले बहुत ज्यादा समझदार है, इनको कुछ समझाने की या कुछ कहने की जरूरत है। संहिता लगी। अभी जो कुछ बातें मीडिया से निकल के आ रही है या कहीं दूसरे सरकारों से निकल के आ रही है, जिस प्रकार चुनाव के समय कुछ गतिविधियां, यहाँ का उत्तराखंड का इतिहास उठा के देखोगे कि भाई 5 साल बाद
जो सरकार सत्ता में होती है वो रिपीट नहीं होती है। मगर इस बार जनता ने देखा कि भाई उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार ने किस प्रकार कार्य किया है, तो इसको फिर से 5 साल और देने चाहिए कार्य करने के लिए। तो मगर अब कुछ ऐसे वातावरण है कि यहाँ का कि लोगों को लगता है कि भाई ये सरकार तो अब जाएगी, दूसरी सरकार आएगी। तो इस बीच में कुछ ऐसी हुआ कि भाई सरकारी कर्मचारी या जो भी कहें आप, तो उसमें एक ऐसा विश्वास पनपा कि भाई ये सरकार गई, अब इनके जो अनुसार जो इन्होंने दिशा निर्देश दिए उसको नहीं मानते, उनकी थोड़ी आदत बन गई। और उस बीच में ऐसे कार्य भी हुए कि भाई जो धामी जी ने उस समय शासनादेश किए थे या अनुमति दी थी, उसको उन्होंने रोक लगा दी। तो उसके बाद जी बोलिए सतवीर जी, बोलिए। चलिए सत्यवीर जी। सूरज सिंह जी, देखिए आरोप आप पर भी लग रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं सत्यवीर जी, उन्होंने कहा कि दरअसल आपकी तो नींव ही जो है भ्रष्टाचार से है और आप आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। चलिए सूरज जी भी नहीं आवाज मिल पा रही है। त्रिखा जी, ये बातें ठीक हैं। देखिए कांग्रेस का भी रुख कर लेते हैं, कांग्रेस की तरफ एक नज़र डालते हैं। दरअसल कांग्रेस के अंदर जो कलह मची है, देखिए अभी तक ना तो प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती कर पाई है कांग्रेस, और ना ही सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कोई सामने नजर आ रहा है, कोई ऐसा चेहरा जो ये इस पद को भर सके। और अब जो अंतर कलह के बीच में एक बात और सामने आ गई है, वो ये कि भ्रष्टाचार को लेकर के पार्टी के अंदर ही इन लोगों ने बड़ा भ्रष्टाचार कर डाला, बड़ा खेल खेल डाला कि चुनाव के दरमियान जो पैसा आया, जो फंड आया, उस फंड को इन राज्य के नेताओं ने बंदरबाट किया और जमकर मलाई काटी। मतलब पार्टी चुनाव जीते, पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीते या न जीते, इससे कोई सरोकार नहीं है। पार्टी का अस्तित्व रसातल में जा रहा है, इससे उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई सरोकार नहीं है। उनको सरोकार था तो केवल और केवल अपनी झोली भरने से, कि मान लीजिए कि 5 साल अगर सरकार नहीं आ पाती है तो उस 5 साल का खर्चा वो कैसे चलाएंगे, वो चुनाव के दरमियान ही इकट्ठा कर लिया जाए। मुझे लगता है कि ऐसी सोच वाले नेता कांग्रेस में हैं, तभी तो ये हरकत करके सामने जो अब खबरें सामने निकल करके आ रही हैं कि पार्टी को ही चूना लगा रहे थे ये लोग। त्रिखा जी, आपको मुलाकात हमारी हुआ था, और मैं पहले प्रदेश या हमारे हरीश रावत या यादव के प्रभारी, इन्होंने टिकट बांटने के ऊपर जो पैसा खाया, जो पार्टी का पैसा आया इलेक्शन फंड के लिए, मैं बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूँ। योगी जी कांग्रेस के ऊपर पीछे रख रही थी, जिन लोगों की औकात रहती थाने के अंदर क्या मिलेगी, वो 10 होटल के अंदर बैठ के डिनर और लंच करते थे, मधुवन होटल के अंदर रात बिताते थे, वो पैसा कहाँ से आता था? ये अंदर बात तो था ही था। आज के कांग्रेस की कुछ नहीं होगी, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सारा पैसा ही किसी को बताया। तो दयाल जी का मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। तो दयाल जी ने श्रीनगर जाना था, श्रीनगर के कैंडिडेट थे, तो उनका नाम नहीं लेना चाहता, ज्यादा समझ चुके होंगे, कांग्रेस अधिकारी है, जयपुर है, और टिकट के फॉर्म देने थे, उन्होंने उनको डिमांड की। तो उन्होंने कहा कि वहाँ आने जाने का खर्चा या वहाँ पर जो कार्यकर्ताओं के ऊपर खाने पीने का है वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं टैक्स नहीं दूंगा। मैं उसका अधिकारी का चुना जाता हूँ, मैंने मुझसे कहा कि आप अखबार के ऊपर फ्रंट पेज लगाइए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे किसी पार्टी को मेरे पेपर में नुकसान हो। उन्होंने पैसे खाया, इसी पैसे बंदर बात के दफ्तर नहीं तो इलेक्शन हारा
अगर के ईमानदारी से काम करते तो ये इलेक्शन हारते ही नहीं। उनको भेजना चाहिए पहले वो पहली मीटिंग में मैंने आपके सामने की बातें कहा था क्या बोलता उतना धन तैयारी का ये भंग नहीं करेगी ये रहेगी तब तक होता रहेगा। तो उन्होंने पार्टी की मिट्टी खराब करनी है करते रहेंगे और हो रही है। इसीलिए सारे के सारे ही भ्रष्ट है, क्या वो छोटा हो या वो बड़ा हो। ये सूरज की आपके बात क्यों नहीं देना चाहते, दो दिन की आपके बात क्यों नहीं देना चाहते। मैं तो टाइम नहीं बताता हूँ अधिकारियों से जिन्होंने पैसा खाया तो चलो बच्चों बच्चे पार्टी है गई है वो इलेक्शन पार्टी थी उनका पैसा यूज करना चाहिए। पार्टी बजट के अंदर ऐसे ऐसे आदमी रथ को बढ़ाए जाते थे जिनको पार्टी की में लेना देना नहीं। इधर से दारू चलती रहेगी 10 ऑर्डर के अंदर लोकल, लेकिन वही इनके सुबह से जो खाना आ रहा था अपना पैसा यूज करते उनको पार्टी उसकी चढ़ गई। मैं इसके बारे में क्या कहूँ भाई साहब, मैं तो अपने आगे को देखने के बाद बोलते नहीं अगर ठीक है तो खत्म क्योंकि तुम सुनने वाला नहीं तो पूछने वाला नहीं। ये चीज है देखिए इनको हमेशा चाहिए। त्रिखा जी, क्या लगता है कि कांग्रेस की जो कला है ये समाप्त होती नजर आ रही है, आगे आखिर ये कब तक चलती रहेगी? पैसा फैलेगा असली मुद्दा जारी है अध्यक्ष कौन बनेगा नेता विपक्ष कौन बनेगा ये है सर। हेलो जी जी बिल्कुल त्रिखा जी। ये है क्या बात करेगा वो इसमें नहीं है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, सोनिया को चाहिए, प्रियंका को चाहिए, राहुल को चाहिए। या तो खुद इस पार्टी को छोड़ दो और हम कुछ पार्टी को नहीं जाने पार्टी को काम करें। सूरज जी आवाज आ रही है आपको? हेलो सूरज जी आवाज मिल पा रही है आपको? सूरज जी, सत्यवीर जी कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस की तो भ्रष्टाचार से नींव ही पड़ी है और आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। हेलो जी सूरज जी। चलिए, सूरज जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। सत्यवीर जी, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इस बार इस कार्यकाल को लेकर के कि उत्तराखंड को विकास के पथ पर आप जिस स्पीड से अभी ले जाने का काम कर रहे हैं, आगे कौन कौन सी चुनौतियां होंगी जो आपके सामने सबसे कठिन परिस्थिति ला करके खड़ी कर सकती हैं? देखो, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अगर चुनौतियों की बात की जाए और उसको कोई नकारे तो ये स्पष्ट रूप से गलत होगा। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति प्रकार से है कि यहाँ समय समय पर चुनौतियां आती रहती है। यहाँ पर आम समय पे आप देखते होंगे कि भाई जो गांव की कनेक्टिविटी होती है, चाहे वो आप आईटी सेक्टर में हो उसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे आपके हिल एरिया होते हैं जहाँ बर्फबारी होती है या बरसात के समय है, अब उनको जैसे रोडें टूट जाती है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की है, शिक्षा की है, हर तरह की चुनौती आती है। खास इस भौगोलिक परिस्थितियों देखे हम उन पर कितना खरा उतर पाएंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। हम यहाँ के युवाओं को कितना रोजगार दे पाएंगे, यहाँ पर औद्योगिक घरानों को कितना ला पाएंगे, यहाँ पे जिस प्रकार शिक्षा के विश्व में पढ़ने आते हैं उस शिक्षा को और अच्छा कैसे कर सके, यहाँ पर कैसे ला सकते हैं, यहाँ से हम सेंटर से कितना फंड ला सकते हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा ही होगा पिछले दो तीन दिनों पहले गडकरी जी ने यहाँ के 4 लेन के लिए पैसा दिया है, बल्लूपुर से लेके आपका कोटा साइड। अब ये जो रोड जो जाता है ये पर्यटन की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही कि भाई इधर से आपका पहाड़ी क्षेत्र भी जुड़ता है, हिमाचल क्षेत्र भी जुड़ता है, आपका पंजाब के लिए भी कनेक्टिविटी जाती है। तो हमारे लिए विकास के कार्यों के लिए इस प्रकार के लिए चुनौती तो नहीं है, मगर जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसको देख के चुनौतियां हैं। हम उससे कितना निकल पाएंगे बाहर, वो एक प्रमुखता से हमारे उसमें रहेगा। दूसरा, हमने जो दृष्टि पत्र दिया है उसमें हमें जो बिंदु रखे हैं उसको पूरा करना भी एक चुनौती है, मानते हम, मगर हम उसको आसानी से करेंगे, ऐसा कोई हमारे सामने कोई प्रश्न नहीं उठने वाला है। और जनता की जो आशाएं और आकांक्षाएं हैं वो एक सबसे बड़ी चुनौती है, उसको कैसे पूरा कर पाएंगे। दूसरी चुनौती अभी हमारे सामने ये है कि भाई अभी 4 धाम की यात्रा आ रही है,
उसको किस प्रकार से हम सुचारू रूप से चला पाए और उसके बाहर से आने वाले यात्री उत्तराखंड की संस्कृति को किस प्रकार से ले जाए और उत्तराखंड का मान सम्मान दूसरे राज्यों में किस प्रकार से हो और विश्व से भी जो पर्यटक आएंगे चार धाम की यात्राओं के लिए उसके लिए हम सुविधाएं किस प्रकार के पाए, स्वास्थ्य की सुविधाएं किस प्रकार से दे सके, क्योंकि जब बाहर से यात्री आता है तो एक बिल्कुल अलग वातावरण में आता है। तो उसके स्वास्थ्य को भी ध्यान रखते हुए जगह जगह पर पानी की व्यवस्था है, उसके रुकने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है और यात्रियों और ये बड़ी चुनौती होती है। ठीक बात आप कह रहे हैं सत्यवीर जी, आएंगे आपके पास। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और सीधे रुक करेंगे सत्यवीर चौहान जी का ही। सत्यवीर जी, आपने चार धाम यात्रा का जिक्र किया। चार धाम यात्रा को लेकर के सरकार की तरफ से क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं? सुरक्षा को अगर देखा जाए, सुरक्षा के क्या व्यवस्था की गई हैं? दूसरी बात, कोरोना का जो मामले थे वो भले ही अब ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि लोगों को इतनी सावधानी बरतनी ज़रूरी है कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन अपना कर रखें आपस में, ताकि आने वाले समय में जो आशंकाएं जताई जाती हैं वो एक बार फिर से स्थितियां पैदा ना हों। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी दर्शनार्थियों को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड की सरकार ने और यहाँ के विभागों ने क्या क्या इंतजाम किए हैं। उत्तराखंड सरकार ने मैराथन बैठकें करके माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी ने अपने विभागों को सख्त आदेश दिए हैं कि भाई सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, किसी को भी असुरक्षा महसूस ना हो। दूसरा, जगह जगह पे पानी की व्यवस्था की गई है, रुकने की व्यवस्था की गई है, परिवहन की सुचारू रूप से व्यवस्था की है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया गया है और किसी तरह का जो है उनपे अधिक शुल्क ना चार्ज किया जाए, उसकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी और दर्शनार्थियों को दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो, उस तमाम तरह के व्यवस्था की गई है। आने वाले समय में जो हमें वहां से भी इनपुट मिलेंगे उसके अनुसार भी हम एक पूरी टीम गठित की है कि उस कार्य को अति शीघ्रता से करें। और आज ऑल वेदर रोड के माध्यम से भी सबको परिवहन की व्यवस्था और कहीं किसी को कोई दिक्कत देती है उसमें पूरी एक अमली जामा लगा दिया गया। तो आने वाले समय में उत्तराखंड चार धाम के माध्यम से आर्थिक रूप से तो मजबूत होगा ही, यहाँ के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा और यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थियों को यह एहसास होगा कि उत्तराखंड अतिथि देव भूमि इसलिए नहीं कहला जाती कि वो यहाँ पर जो हमारे संस्कारों को देखेगा तो वो उसका एक जीता जागता उदाहरण अपने साथ लेगा। और हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आ सके और उनको किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। और मीडिया के बंधुओं की तरफ से जो हमें समय समय पे इनपुट मिलेगा उसको भी हम कार्य करेंगे और आने वाले समय में एक इतिहास रचेगा। और कोरोना के नियमों को देखते हुए अभी ऐसी कोई कठोर पाबंदियां नहीं है, मगर आने वाले समय पर जिस तरीके के होगा उस तरीके से कार्य किया जाएगा और हमें आपकी तरफ से भी जो मिलेंगे इनपुट उस पर कार्य करेंगे। और सभी को हम कहते हैं, पूरे भारत के और विश्व से आने वाले दर्शनार्थियों को आपका यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत है। आइए, हमारी संस्कृति को देखिए और यहाँ पर सुखद अनुभव करके यहाँ का आनंदमय जो जीवन यहाँ के उत्तराखंड वासी जीवन यापन करते हैं उसका आप भी आनंद लीजिए। एक चीज़ सत्यवीर जी देखने को मिली है, कल हम चर्चा कर रहे थे तो आप ही के यहाँ से वरिष्ठ पत्रकार साहब हमारे साथ थे, जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि एक और बहुत बड़ी समस्या आती है उत्तराखंड में, देखने को मिलती है, वो ये है कि जो सैलानी बाहर से आते हैं, जो पर्यटक आते हैं बाहर से, बाई रोड अगर आते हैं, वो अपने निजी वाहन से पहुँचते हैं वहाँ, तो उनको जगह जगह रोका जाता है पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। बेवजह उनको घंटों तक खड़े कर रखा जाता है चेकिंग के नाम पर कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उनका समय तो व्यर्थ होता ही है। इसके कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नाराज़गी भी जाहिर होती है पर्यटकों के अंदर, और वो सोचते हैं कि कहाँ आकर के फंस गए। तो इस तरीके की चीज़ें देखिए मुझे लगता है कि देखने को मिलती हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं और क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं कि जो बेवजह परेशान करने का जो सिलसिला लगातार जारी रहता है ये न किया जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी और सतपाल महाराज की तरफ से स्पष्ट निर्देश है, किसी भी दर्शनार्थी को अगर अपने निजी वाहन से या किसी वाहन से आ रहा है उसको बेवजह परेशान न किया जाए। अगर किसी कोई ऐसा संलिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी
और उनको सुचारू रूप से जिस प्रकार से यात्रा चल रही है उसमें सम्मिलित किया जाएगा। आने वाले टाइम पे आप देखोगे कि इस बार की चार धाम यात्रा ऐतिहासिक क्षणों में लिखी जाएगी। और आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि मीडिया का इसमें सार्थक सहयोग रहेगा और समय समय पर वो हमारे साथ इस यात्रा में सहयोग करेगी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई हमारी जो डबल इंजन की सरकार है चार धाम यात्रा को लेके बहुत ही संवेदनशील है। आपने देखा होगा कि जब इससे पहले मोदी जी आए थे तो यहाँ पर इन्होंने हमारी सरकार के लिए आर्थिक रूप से भी उससे मदद करी है। हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे दिया है, यमुनोत्री माँ यमुनोत्री के यहाँ के लिए रोपवे दिया है, जिससे कि दर्शनार्थियों को सुखद अनुभव की जिस प्रकार से कठिनाइयां आती है वो सब कठिनाइयां ना आ सके। हम तो इस वक्त चल चुके हैं कि उत्तराखंड का जो मान सम्मान है वो बना रहे और गौरव की ओर उत्तराखंड और नंबर 1 उत्तराखंड बन सके। हम इस वक्त बढ़ चुके हैं। त्रिखा जी, देवभूमि वास्तव में देवभूमि बनती हुई नजर आ रही है। जो भ्रष्टाचार की जो तमाम सारी चीजें संलिप्तता को लेकर के खबरें आती रहती रही हैं, लोगों को परेशान करने की चीजें आ रही थी। अब धामी सरकार में वास्तव में उत्तराखंड पहुंचने पे लगेगा कि हम पावन धरा पर पहुंच चुके हैं, देवभूमि में हम आ चुके हैं। इस बात का एहसास पर्यटक कर पाएंगे अब? चौहान जी ने कहा कि पर्यटक के लिए हमने ये किया है। इन्होंने 2-3 चीजें जो भूली थी। नंबर पहले है कि जो भी पर्यटन बाहर से आता है वो देवभूमि के अंदर आता है, हमारे लिए अतिथि जो है वो भगवान के समान है, ये हम मानते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे जितने बाहर से पर्यटक आते हैं एक तो उनको ये पुलिस द्वारा जो उसको परेशान किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। नंबर दूसरी बात ये है कि जितने भी पर्यटक हैं वो धाम केदार धाम जाते हैं तो उनके रास्ते के अंदर उनके ऊपर 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के ऊपर मेडिकल सेंटर होना चाहिए, ताकि अगर किसी आदमी को प्रॉब्लम है तो मेडिकल सेंटर जो है उनको फ्री ऑफ ट्रीटमेंट भी। पानी का इंतजाम भी उसकी स्टॉल भी होना चाहिए, क्योंकि आगे गर्मी आ रही है, गर्मी पानी की बड़ी प्रॉब्लम पड़ती है। वो लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, वो पानी इनको मिलता है। नंबर दूसरी बात ये है कि हमारे धामी सरकार सूचना विभाग भी उन्हीं के पास है। मैं हट के बात कर रहा हूँ, जो चौहान जी के और पिछले 4-5 डिबेट के अंदर ये बात उठी नहीं है। धामी जी सूचना विभाग के अधिकारी भी हैं और मालिक भी हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने सूचना विभाग के लिए कोई ऐसा एजेंडा नहीं उठाया कि जो विकास कार्य करे। हमारे उत्तराखंड का क्या पूरे हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ होता है प्रेस के लिए इन्होंने अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं उठाई थी कि जो उनके क्षेत्र में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो। सर्वप्रथम उनकी देखभाल, उनके ऊपर पुलिस का उत्पीड़न न हो, पुलिस द्वारा उनकी गलत रिपोर्टें न लिखी जाए, ताकि कि वो बेखटक जवाब दे सके। अभी आपकी ऑलरेडी डिबेट चल रही है, हम बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं या ठीक बोल रहे हैं, जो मार्केट जो शहर के अंदर है या उत्तराखंड की राजधानी के अंदर देख रहे हैं वो हम बोल रहे हैं। अभी मेरे पास जब आपके चल रहा था कि कोई अभी विश्राम का टाइम कि हाँ भी इस वक्त थोड़ा नहीं हो सकता, तो उस वक्त मेरे पास एक फोन आया, वो मुझे धमकी दे रहे कांग्रेस के नेता। अरे धमकी देने की क्या है, सामने बैठ के बात करो ना, जो जवाब है उसका जवाब दो। अभी आपका भ्रष्टाचार की बात हुई, आपको थोड़ा सुन में 3 बार बात तो ये हुआ कि जवाब नहीं मिल रहा, तो आवाज नहीं आ रही। ठीक बात आपने कही त्रिखा जी। इन और भी धामी सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि जरूर आज नहीं तो कल इस ओर ध्यान आकर्षित जरूर करेगी धामी सरकार। फिलहाल आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और उत्तराखंड को विकास के पथ पर अग्रसर करती हुई भी नजर आ रही है। विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम लगातार धामी सरकार करती नजर आ रही है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।